हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं प्रॉन कल्चर के सेकंड क्लास की, जिसके अंदर अपन जो कल पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन फ्रेश वाटर फिशरी फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर या फ्रेश वाटर के अंदर जो कल्चर कर रहे थे प्रॉन का, वो किस प्रकार कर रहे थे। ठीक है, तो अपन फ्रेश वाटर के अंदर जो पढ़ रहे थे तो अपन ने ये देखा था कि जो फ्रेश वाटर के अंदर जो कल्चर करने वाली स्पीसीज होती है उनको उनकी जो फिशरी की जाती है वो की जाती है रिवर के द्वारा या फिर पॉन्ड से या फिर लेक से। इन सभी से इनकी कल्चरेबल स्पीसीज को क्या कलेक्ट किया जाता था और कलेक्ट करके लाते हैं और उनको आर्टिफिशियल जो अपने द्वारा या जो कल्चर करने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनके द्वारा जो पॉन्ड बनाए जाते हैं उनके अंदर उनको डाल देते हैं। अब इन यहाँ से रिवर पॉन्ड या लेक से जो स्पीसीज लाते हैं उनको किस प्रकार से लाते हैं कि कोई छोटे छोटे टैंक होते हैं जिनके अंदर उनको कलेक्ट करके या नेट के द्वारा पकड़कर वहां डाल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ डाल देने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ से इनको अलग अलग पॉकेट या बैग्स के अंदर डाला जाता है और उन बैग्स को कहां पहुंचाया जाता है, आर्टिफिशियल पॉन्ड के अंदर। ये आर्टिफिशियल में इसलिए लिख रहा हूं कि ये अपन इसमें डिफरेंस कर पाया कि नेचुरल पॉन्ड और आर्टिफिशियल पॉन्ड, यानी कि कल्चर करने के लिए जो पॉन्ड अपन बनाए हैं वो कौन सा है, आर्टिफिशियल पॉन्ड। तो यहाँ पे जो अपन इन सभी से इन सोर्सेज से जो स्पीसीज पकड़ के इसमें डाल रहे हैं उनको ऑक्सीजन युक्त CO2 युक्त बैग्स के अंदर इनको पैक किया जाता है और यहां से इनको ये जो पॉन्ड है ये छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं जिनकी लगभग अपन कहे कि ये 10 फीट चौड़े 10 फीट लंबे, 6 फीट चौड़े और 4 फुट गहरे होते हैं। इनकी ये साइज होती है। अब इनके अंदर ये तो हो गई जिनके अंदर अपन 10 से 25 स्पीसीज को एक साथ कल्चर कर सकते हैं। अब इनको क्या करते हैं, अपन 10 से 25 जोड़े इन पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन शो करने के बाद इनमें जो फीमेल होती है वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है और ये एग इन टैंक के अंदर डेवलपमेंट करता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन को प्राप्त करवाने के लिए अपन यहाँ जो सी वाटर होता है, जो लवणीय जल होता है वो भी इनमें डाल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनको जो इनके यहाँ पे जो वेजिटेबल्स होती है वो अच्छी ग्रो कर जाती है और इनको अच्छी पौष्टिक पोषण प्राप्त हो जाता है। किनको, जो स्पीसीज अपन इसमें डाल रहे हैं वो। ठीक है, अब एग्स में डेवलपमेंट होता है और एग्स में डेवलपमेंट का जो साइन है कि अपन को कैसे एग डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो साइन होता है वो क्या होता है, इनका कलर चेंज होता है। कलर चेंज होता है और किस प्रकार से होता है, इनका एग का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है और पिंक से कैसा हो जाता है, ग्रे कलर के अंदर ये चेंज हो जाते हैं, जिससे अपन को ये स्टिमुलस प्राप्त होता है या ऐसा सीन्स प्राप्त होता है जिससे ये अपन पता लगा लेते हैं कि इनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। और इनसे जब लार्वा या न्यूक्लियस निकलता है न्यूक्लियस बाहर आता है, इस न्यूक्लियस को क्या करते हैं, अच्छे डेवलपमेंट के लिए सीमेंट के बने टैंकों के अंदर उनको डाल दिया जाता है और वहां पे प्रचुर मात्रा में उनको क्या कर दिया जाता है, पोषण प्राप्त करवाया जाता है। पोषण के रूप में इनको जो देते हैं वो इंसेक्ट के टुकड़े, अर्थवर्म, एग्स के कवच, ठीक है, लाइन और साथ ही
नाइट्रोजनी वेस्ट। ये नाइट्रोजनी वेस्ट क्यों देते हैं? नाइट्रोजनी वेस्ट और ये लाइम जो होता है ये इन टैंक्स के अंदर क्या करता है, एल्गी या अनेक सी वेजिटेबल्स को क्या करता है, ग्रो करता है, जिसके कारण ये यहाँ पे इन न्यूक्लियस को क्या करता है, वेजिटेबल्स या शाकाहारी भोजन प्राप्त करवाता है। मांसाहारी के रूप में अपन जो दे रहे हैं वो इंसेक्ट के टुकड़े, अर्थवर्म या एग्स कवर या फिश के एग, फिश एग, इनका सभी का मिक्सचर इनको दिया जाता है, जहां से ये हेल्थ डेवलपमेंट करते हैं। और यहां से इनको फिर कहां डाल दिया जाता है, स्टॉक टैंक के अंदर। और स्टॉक टैंक के अंदर कब डाला जाता है, जब ये एडल्ट यानी कि लगभग 5 से 4 से 6 महीने तक ये इसी में रहते हैं। ठीक है, इसी टैंक के अंदर रहते हैं जिसमें न्यूक्लियस को डाला जाता है। अब ये न्यूक्लियस 4 से 6 मंथ के अंदर एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। और एडल्ट के अंदर जब ये डेवलप होते हैं तो लगभग इनकी जो साइज होती है वो 20 सेंटीमीटर लार्ज हो जाती है और 100 ग्राम का इनका वेट हो जाता है। ठीक है, तब इनको स्टॉक टैंक में डाल दिया जाता है और यहाँ से इनको कलेक्ट करके या इनकी फिशरी करके अलग अलग जगहों पे या अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने फ्रेश वाटर की बात। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड जो है वो है मेराइन वाटर या सी वाटर। इसमें अपन ने एक चीज छोड़ दिया कि जो पीएच या उसका टेम्परेचर होता है वो फेवरेबल न्यूक्लियस के लिए, जब न्यू जो फ्रॉन्स बाहर आते हैं एग से, उनका जब उनको अलग टैंक में डाला जाता है तो उस टैंक का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, उसका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए वो पहले अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो होता है उनका 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक उनका टेम्परेचर होना चाहिए। उसकी जो पीएच की अगर बात करें तो पीएच 7 से 8 के बीच में उसकी पीएच होनी चाहिए। ठीक है, इसी में ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अब बात करते हैं अपन फ्रेश वाटर या सी वाटर कल्चर या मेराइन वाटर कल्चर। तो सी वाटर कल्चर या मेराइन वाटर कल्चर की जब भी बात आती है तो अपन ध्यान में ये आना चाहिए कि उस वाटर की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, लवणीय। ठीक है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, लवणीय, यानी कि उस वाटर के अंदर साल्ट की अधिकता पाई जाएगी। ठीक है, तो जब अपन समुद्र या सी वाटर कल्चर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका कल्चर अपन समुद्र के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अपन वही आर्टिफिशियल टैंक बनाते हैं जिनके अंदर या तो क्ले सॉइल होती है, उसके पेंदे के अंदर या तो क्ले सॉइल होगी या फिर होगी चिकनी। ये जो होती है इसकी जो खास बात होती है क्ले या चिकनी मिट्टी की, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है मिट्टी के अंदर, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसको एब्जॉर्ब करके ये एनिमल के लिए, यहाँ पे वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, इसलिए क्ले सॉइल यहाँ पे ज्यादा यूज में ली जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो पानी डाला जाता है वो कहां से लाया जाता है, सी से। ठीक है, अगर सी से नहीं ला रहे हैं अपन
तो अपन को कैसा वाटर चाहिए? साल्टी वाटर चाहिए। साल्टी वाटर के लिए अपन क्या करेंगे, उसके अंदर वो सभी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स उसमें मिक्स करेंगे जो एक समुद्री वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री वाटर के अंदर वो एलिमेंट पाए जाते हैं। उन्हीं एलिमेंट को इसमें अपन मिक्स करके उस वाटर को कैसा बना देंगे? साल्टी वाटर बना देंगे, जिसके कारण उसमें स्पीसीज को या मेराइन वाटर में कल्चर सर्वाइवल करने वाली स्पीसीज को उसमें कल्चर कर सकते हैं। अब कल्चर करने के लिए अपन ऐसी स्पीसीज का ही कल्चर करेंगे जिनका उनके एग से निकलने वाले न्यूक्लियस से लेकर उनके एडल्ट में कन्वर्ट होने वाली सभी स्टेज का अपन क्या कर सके? सभी स्टेज में जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं उनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उन सभी का अपन क्या कर सके? कल्चर कर सके। ऐसी स्पीसीज हुई। अगर अपन ये कहे कि एक से निकलने वाले न्यूक्लियस को अपन देख ही नहीं पाए, उनको अपन देख नहीं पाए, या अपन को ये पता ही नहीं है कि उनके एग में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, या डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्पीसीज को अपन कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को खुद को उससे जो सूचनाएं मिल रही है कि उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तब तक अपन उनका कल्चर करने में असक्षम है। ठीक है, इसीलिए अपन ऐसी स्पीसीज का ही कल्चर करेंगे जिनका एग से या न्यूक्लियस उनके लार्वल फेज से निकलने वाले लार्वा से लेकर उनके एडल्ट में कन्वर्ट होने तक की सभी स्टेज को अपन कल्चर कर सकते हैं। उन्हीं स्पीसीज को अपन सी वाटर कल्चर के अंदर उनका कल्चर करते हैं। ठीक है, अब सी वाटर कल्चर करने के लिए अपन जो मिट्टी यूज में कर लेते हैं वो चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी यूज में लेते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा इसके अंदर जो ध्यान में रखना होता है कि जो सी वाटर के लिए जो अपने पास जो पॉन्ड होते हैं उनके अंदर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर अपना जो पानी का डायमीटर होता है वो कम हो जाएगा तो इसके अंदर जो स्पीसीज होगी, यहाँ पे पानी का जो साल्ट के कारण जो सनलाइट आ रही है, वो सनलाइट क्या करेगी? इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा देगी, जिसके कारण ये इनकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए अपन को यहाँ पे इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पे जो भी पानी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो गई तो स्पीसीज डेथ हो जाएगी, अपनी जो पेलिमोन स्पीसीज है उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये टैंक्स ऐसे स्थानों पे बनाए जाने चाहिए जहां पे समुद्री पानी की प्रचुरता या अधिकता हो। ठीक है, तो अधिकता कहाँ होती है? समुद्र के किनारों पे। तो इनके जो टैंक बनाए जाते हैं वो समुद्र के किनारों पे, ये इनका जो कल्चर किया जाता है वो समुद्र के किनारों पे ही किया जाता है। और सबसे ज्यादा समुद्र के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है वो उसकी अधिकता होती है। तो इन टैंक के अंदर जब अपन समुद्र का पानी डाल रहे हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस टैंक के अंदर H2S2 गैस की अधिकता नहीं हो जाए। ठीक है, नहीं तो इसके कारण इन स्पीसीज की डेथ हो सकती है। ये हो गया अपना सी वाटर कल्चर। ठीक है, तो फ्रेश वाटर कल्चर के अंदर ऐसा कल्चर जिनमें फ्रेश वाटर का उपयोग लिया जाता है, और सी वाटर कल्चर के अंदर ऐसा वाटर जिसमें लवणीयता अधिक होती है, इन सभी का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पेडिकम कल्चर की। पेडिकम कल्चर क्या होता है? इसके लिए एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICMR। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया कि जो धान की खेती करने वाले जो किसान है उनको जो प्रोन है इनके एग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
कल्चर। डिस्ट्रीब्यूट फॉर कल्चर किनको किए? धान की खेती करने वाले किसानों को इनके एग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और जब ये एग कब इनका कल्चर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया? जब अपन धान की खेती को काट लेते हैं, उसके बाद इन एग को जो उसके अंदर पानी होता है उसमें डाल देते हैं और उनका कल्चर करते हैं। जैसे कि अपने पास कोई खेती है या खेत है जिसके अंदर अपन धान की खेती है, धान या राइस, वहां पर राइस ग्रो कर रहे हैं, तो इन राइस का जब अपन इनकी कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे जो इन खेतों के मेड़ के अंदर जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इन एग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इनके अंदर छोड़ दिया जाता है और इनसे जो न्यूक्लियस निकलते हैं उनके लिए यहाँ पे वेजिटेबल्स की अधिकता होती है। वेजिटेबल्स की अधिकता कैसे? क्योंकि अपन राइस के जो कटिंग करते हैं वो पूरे धान के पौधे को नहीं हटाते, यहाँ ऊपर से इसकी कटिंग करते हैं, पानी के ऊपर से इसकी कटिंग करते हैं और जो इसका नीचे का पार्ट होता है वो पानी के अंदर रह जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस या पेलिमोन के जो बच्चे होते हैं वो इनको इन धान की खेती को यहाँ पे फीड करके अपने जीवन में सर्वाइवल करते हैं। और यहाँ पे जब ये एडल्ट फॉर्म में आ जाती है तो इनको कलेक्ट करके इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। तो इस खेती को, इस प्रकार की खेती को जो कहते हैं वो कहते हैं पैडी कम प्रोन कल्चर। क्या कहते हैं? पैडी कम प्रोन कल्चर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि धान की खेती के साथ साथ प्रोन का कल्चर करना ही क्या कहलाता है? पैडी कम कल्चर कहलाता है। ये जो तकनीक स्टार्ट की थी वो किसके द्वारा की गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने क्या किया? धान की खेती करने वाले किसानों को प्रोन के एग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कल्चर के लिए। जब धान की खेती को काट लिया जाता है तो उसमें बचे हुए जो पानी होता है उसके अंदर, जो उथला पानी होता है उसके अंदर प्रोन की खेती की जाती है और वहां से एडल्ट प्रोन को कलेक्ट करके वहां से अपने इंडस्ट्री या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरा जो कहते हैं वो पैडी फील्ड कल्चर भी कहते हैं। पैडी फील्ड कल्चर भी इसको कहा जाता है। वही इसका मतलब ये होता है कि धान की खेती में प्रोन का कल्चर करना। ठीक है, अब इसके लिए जो जल का यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा रेन का पानी यूज में लिया जाता है। दूसरा रिवर सी वाटर इसमें मिक्स किया जाता है और साथ में ही इसकी जो उपयोगिता होती है, जो पैडी कम प्रोन कल्चर के अंदर जो प्रोन होती है उसमें पौष्टिकता ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो पैडी या जो राइस के लिए जो अपन खेती करने के लिए जो उर्वरक या फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? नीचे जमकर जो वाटर की लवणीयता होती है उसको मेंटेन करते हैं और इसके अंदर जो वेजिटेबल्स होती है वो ग्रो कर जाती है, जिनके लिए जो इन प्रोन के लिए बेनिफिशियल होती है। साथ ही जो धान की फसल होती है उसके अंदर अनेक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो इस पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इंसेक्ट का भी काम करते हैं, यानी कि इनको यहाँ पे इंसेक्ट या अपन कहें कि जो ओमनीवोरस के लिए जो इंसेक्ट यूज में आते हैं इन्हें पेलिमोन के लिए, वो यहाँ पे प्रचुरता में इनको मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे नीचे जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाने वाले अर्थवॉर्म होते हैं, वो भी पानी के ऊपर इनको कभी कभी जब भी ये बाहर निकलते हैं या धान की खेती के जो पौधे जब उखाड़ते हैं उनको, तो यहाँ से निकलने वाले जो भी वर्मी होते हैं वो भी इनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इनको वर्मी या इंसेक्ट के साथ साथ
वेजिटेबल्स भी प्राप्त होती है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इनको ऊपर से किसी भी प्रकार का पोषण देने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इनकी आसन इनका ध्यान कल्चर करने के लिए इनको सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की खेती करने के लिए जब राइस की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है, तो खेत के चारों तरफ बड़े बड़े मेड़ बनाए जाते हैं, जिसके कारण कहीं से पानी का रिसाव या पानी का फ्लो ना होए, इसको ध्यान में रखते हुए ये सब किया जाता है। और इस प्रकार से मेड़ तैयार की जाती है जिसकी अधिक मात्रा में अगर बारिश होती भी है तो ये एक खेत से दूसरे खेत में पानी का फ्लो नहीं होता है। ठीक है। तो इस जगह पे इन ऐसे जो कल्चर किया जाता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादा किया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा ऐसी खेती की जाती है। इसके साथ साथ कुछ जो फील्ड ऐसे हैं जैसे कि यूपी में भी प्रॉन कल्चर किया जाता है। ठीक है। इसके साथ आगे जो आपका टॉपिक है इसमें कल्चर करने की 3 विधियां है, वो आपके अलग अलग विधियां है, जैसे एक्सटेंसिव, सेंसिटिव, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। तो ये होता है अपना प्रॉन कल्चर के अंदर, एक तो होता है फ्रेश वाटर कल्चर, दूसरा होता है मैराइन वाटर कल्चर, और तीसरा जो है वो है पेडिकम प्रॉन कल्चर। तो पेडिकम प्रॉन कल्चर पे शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आपको अच्छे से याद रखना होगा कि पेडिकम कल्चर क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। इसमें समुद्री ज्वार भाटे का भी उपयोग किया जाता है। जो ज्वार और भाटा यानी कि ज्वार जब आते हैं तो पानी का फ्लो अधिक हो जाता है, और समुद्र के किनारों पे ये कोई अपना सी है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके किनारों पे छोटे छोटे टैंक बना लेते हैं। जब ज्वार आता है तो ये पानी का बहाव ऊपर बढ़कर इन टैंकों में पानी आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो प्रॉन है या जो फिश है वो भी क्या करती है, इस पानी के साथ इन टैंकों में आ जाती है। और जैसे ही ज्वार का उफान कम होता है, इनकी भाटा जब वो होता है, ज्वार और भाटा दोनों शब्द अलग अलग होता है। ज्वार का मतलब पानी का अपने स्तर से ऊपर उठना, और भाटा का मतलब अपने स्तर से नीचे जाना। तो जब पानी अपने स्तर से नीचे जाता है तो ये यहाँ से जो अधिक मात्रा में पानी होता है वो तो क्या करता है, वापस चला जाता है, और इन टैंक के अंदर जो पानी होता है वो इन टैंक के अंदर ही रह जाता है। साथ में इनसे आने वाली जो प्रॉन है या जो फिश है वो भी इसके अंदर रह जाती है। तो इनका कल्चर भी इस प्रकार से किया जाता है। ये भी ICMAR के द्वारा ही विकसित की गई तकनीक है। तो अब आगे बात करते हैं जो अपने अलग अलग कल्चर करने की जो विधियां है उनकी बात करते हैं कि कौन कौन सी विधियां है वो 3। तो इसके अंदर जो अपने कल्चर की करने वाली जो चीज है, जो तकनीक्स है इंडिया के अंदर, वो 3 तकनीक्स है। इसके माध्यम से यहाँ पे 3 तरीके से कल्चर किया जाता है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो कल्चर किया जाता है वो सबसे पहले जो है वो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर जो की जाती है वो है बेरीज के द्वारा। वेस्ट बंगाल में जो की जाती है वो है बेरीज। दूसरा जो है बेरीज जो होती है वो जैसे बेरीज इनके जो नेचुरल जो है नेचुरल जगहों पे जो कल्चर किया जाता है वो है। ठीक है। दूसरा जो है वो है अपने केरला के अंदर। केरला के अंदर प्रीनेनियल फील्ड
प्रीनेनियल फील्ड यानी कि वही पैडी कम प्रॉन कल्चर, ठीक है। थर्ड जो है वो है पैडी कम प्रॉन फील्ड, ठीक है। इसको पोकन फील्ड भी कहते हैं। इसका जो सेकंड नाम है वो क्या है, पोकान या पोकाली फील्ड, पोकाली फील्ड। इसके अंदर पेडिकम फील्ड, प्रॉन फील्ड यानी कि ये तो हो गया फ्रेश वाटर, ये हो गया समुद्र, सॉरी ये मैंने जो पहले बताया था पेडिकम फील्ड, ये वो नहीं है। पेडिकम प्रॉन फील्ड ये है केरला के अंदर जो किया जाता है वो इसका मेराइन वाटर है, मेराइन वाटर के अंदर इसका कल्चर किया जाता है। तीसरा जो है पेडिकम प्रॉन फील्ड या पोकाली फील्ड, जिसके अंदर प्रॉन के साथ साथ धान की खेती के साथ साथ इसकी प्रॉन की खेती की जाती है, ठीक है। ये तो हो गया इसके अपने इंडिया के अंदर जो तकनीक होती है, 3 प्रकार से इसकी जो तकनीक है उनके माध्यम से अपने यहाँ पे कल्चर करते हैं। अगला जो है कि जो इसके तकनीक्स होती है, जो विधियां होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो विधि जो होती है वो पहले होती है एक्सटेंसिव मेथड, एक्सटेंसिव मेथड। एक्सटेंसिव मेथड जो होता है ये इस पर ऐसे टाइप का मेथड होता है कि जो प्रॉन होती है अपनी, इनको इनके एनवायरनमेंट में यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ही इनका कल्चर किया जाता है। वो क्या है, एक्सटेंसिव। जैसे कि अपन पढ़ते हैं इन सिटू और एक्स सिटू, ठीक है। तो ये है एक्सटेंसिव, जिस पर इनके ही एनवायरनमेंट के अंदर इनका कल्चर करना, तो क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव मेथड। सेकंड है इंटेंसिव मेथड, यानी कि ऐसा मेथड जिसके अंदर अपन इनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं वो अपने कंट्रोल में होता है। पूरा जो एनवायरनमेंट होता है इनका वो अपन कंट्रोल करके इनके फेवरेबल एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं और वहां पे इनका कल्चर करते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटेंसिव मेथड, ठीक है। और थर्ड होता है सेमी इंटेंसिव मेथड, सेमी इंटेंसिव मेथड। सेमी इंटेंसिव मेथड के अंदर जो होता है वो पेडिकम प्रॉन कल्चर टाइप का होता है, यानी कि इनको प्राकृतिक फील्ड तो होता ही है, साथ में ही अपन भी उसमें उनका कल्चर करते हैं और उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट कुछ हद तक प्रोवाइड करवाते हैं। जिस प्रकार से जैसे कि जो पेडिकम प्रॉन कल्चर जो आता है वो किसके अंदर आता है, सेमी इंटेंसिव मेथड के अंदर आता है, जिसके अंदर प्राकृतिक एनवायरनमेंट के साथ साथ अपन भी इसमें फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। जिस प्रकार से कि धान में जो अपना जो योगदान होता है वो कैसा होता है, वेजिटेबल्स, जैसे धान की जो फसल होती है उसके कुछ हद तक वहां पे प्रेजेंट होता है। अब देखो अपन जब पेडिकम प्रॉन मेथड पढ़ रहे थे तो इसके अंदर एक मेथड और होता है। एक तो जो मैंने बताया था कि ज्वार भाटा, जो ज्वार जब होता है समुद्र में तो समुद्र का तल पानी का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है और पास के टैंकों में आता है। तो उन टैंकों को एक तो अपन किस प्रकार से इंटेंसिव मेथड के द्वारा उनमें कल्चर कर सकते हैं, दूसरा अपन कल्चर कर सकते हैं उनके अंदर सेमी इंटेंसिव मेथड के द्वारा। सेमी इंटेंसिव मेथड क्या होगा, जब समुद्र का जल इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा, प्रॉन के लार्वा भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो प्रॉन के लार्वा जब इनमें आएंगे तो और ज्वार जब कम होगा तो पानी क्या करेगा, वापस जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या कर देते हैं, इन टैंकों के अंदर अपन धान की खेती करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में ही जब पानी का जल स्तर कम होता है समुद्र का, तो जब पानी वापस जा रहा होता है तो इन लार्वा को रोकने के लिए यहाँ पे अपन बांस के बांध लगाते हैं, जिसके कारण ये पानी इसमें नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पे ये लार्वा कल्चर करते हैं इनका खेती के साथ, धान की खेती के साथ इनका कल्चर करते हैं और यहाँ पे ये डेवलपमेंट करते हैं और ये जब परिपक्व या एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो यहाँ की ये जो
बांध के जो पोल है इनको खोल दिया जाता है, जिससे समुद्र का पानी तो इधर समुद्र में चला जाता है, और यहाँ से ये प्रॉन को रोकने के लिए यहाँ नेट का यूज किया जाता है, जिसके अंदर सभी प्रॉन तो इस नेट के अंदर आ जाएंगे और बाकी का पानी छन के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक, समुद्र के अंदर चला जाएगा और इन प्रॉन को अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये पेडिकम प्रॉन कल्चर जब अपन बात कर रहे थे आईसीएमआर की, तो उसके अंदर ही इस तकनीक का भी यूज में लिया जाता है। और साथ में कुछ जैसे जापान के अंदर एक तकनीक और अपनाई गई है समुद्र के अंदर इनको कल्चर करने के लिए। वयस्क जो फीमेल होती है उनको उनकी फिशरी की जाती है, उनकी फिशिंग की जाती है, उनको कलेक्ट किया जाता है। कब? जब वो एग प्रोड्यूस करने वाली होती है तो उस वक्त उनको कलेक्ट किया जाता है और वहां से उन स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है उनका, जहां पे उनका फ्यूचर निश्चित किया गया है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं किसी समुद्र के फील्ड से उनको कलेक्ट किया जाता है प्रॉन को, और अपन कोई आर्टिफिशियल टैंक के अंदर किस प्रकार का इंटेंसिव प्रकार का अपन उसमें कल्चर कर रहे हैं, तो इन फीमेल्स को यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ डाल दिए जाएंगे और यहाँ पे जो एग प्रोडक्शन होगा उनका कल्चर कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका तीनों मेथड, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और सेमी इंटेंसिव मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी फिशिंग की। प्रॉन फिशिंग के अंदर जो अपन यूज में लेते हैं वो लेते हैं बोट, नेट जो बना होता है वो कॉटन का बना होता है, गियर और ट्रैप्स। इनका यूज अपन जनरली फिशिंग के लिए करते हैं। और फिशिंग के लिए आजकल ऐसी बोट्स आ गई जिनके अंदर मोटर लगी हुई होती है। ठीक है, तो इन मोटर के लगे होने के कारण आज जो मछुआरे जो इनकी फिशिंग करते हैं उनका जो प्रोडक्शन की दर है समुद्रों या नदियों से जो वो बहुत तेज अधिक हो गई है, क्योंकि बोटिंग के अंदर मोटर लगे होने के कारण जो फिशिंग की जाती है वो जो सी है या रिवर है उसके तल तक, उसके बॉटम तक फिशिंग की जाने लगी है, जिसके कारण इनका प्रोडक्शन रेट बढ़ गई है। और नेट कॉटन का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज ना हो जाए, प्रॉन के अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो जाए। अगर प्रॉन के अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाएगा तो उसके एमिनो एसिड रिड्यूस या सीक्रेट हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण उनके स्वाद में तो कमी आएगी, साथ में ही वो दूसरे एनिमल्स को भी या खुद संक्रमित होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो अपन बात करें कि इनके जो संक्रमित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है केमिकल, केमिकल स्पॉइलेज के अंदर अगर अपन बात करें तो केमिकल स्पॉइलेज के अंदर की अगर अपन इसकी फिशिंग कर रहे हैं, प्रॉन की फिशिंग कर रहे हैं और किसी प्रकार से प्रॉन को कोई भी लेयर डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर उसका जो दर्व होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। रिलीज हो जाने के कारण जो इसके न्यूट्रिटिव एलिमेंट है उनका भी क्या होता है, सिक्रेशन हो जाने के कारण इनके स्वाद में कमी आती है, साथ ही साथ इनका जो भार होता है, जो वेट होता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए ये जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखती है वो इसकी खत्म हो जाती है। दूसरा होता है डिजीज।
डिजीज अनेक प्रकार की इसमें हो सकती है, जैसे कि एक इनके अंदर विब्रो विब्रियो विब्रियो एंगुलरम प्रकार का एक वायरस होता है जो इनको डिजीज उत्पन्न करवाता है। साथ में ही एक प्रोटोजोआ और होता है, प्रोटोजोन्स जो होता है वो होता है इफिलोटा प्रोटोजोन होता है ये प्रोटोजोन, जो क्या करता है, ये इफिलेटा प्रोटोजोन जो है वो जो पेनिमोन है उसके जोइया लार्वा फेज के अंदर इसके लार्वा को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है, जिसके कारण इसका जो वेट या जो भार होता है वो कम हो जाता है और ये कमजोर हो जाता है, जिससे ये डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। इसके साथ ही कुछ एनिमल्स और होते हैं जैसे सूडोमोनास। ये सूडोमोनास क्या करता है, एक स्पीसीज है मैक्रोब्रेंकियम एक्यूडेंस। इस स्पीसीज के जो एंटीरियर पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट जो टेल्सन होता है उसके पार्ट को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसके कारण ये संक्रमित हो जाती है और इसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे ये डेवलपमेंट नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस प्रकार का एक तो होता है इसमें डिजीज टाइप का संक्रमण और एक होता है केमिकल स्पाइलेज के अंदर इसके एमिनो एसिड्स रिलीज हो जाते हैं, साथ में इसके न्यूट्रिटिव एलिमेंट भी रिलीज हो जाते हैं, जिससे इनके स्वाद में कमी आने के साथ साथ इसके वेट में भी कमी आती है। इस प्रकार आपका ये जो प्रॉन कल्चर है ये कंप्लीट हो चुका है। प्रॉन कल्चर कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन बात करेंगे वो करेंगे लार्व कल्चर। ठीक है, लार्व संवर्धन ये अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। हाँ, इससे पहले अपन जो लास्ट क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी कहा था कि मैंने एक पेपर दिया था, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के अंदर, उसके आंसर अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, तो उसका आंसर आपको देने के लिए सबसे क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर आपको देने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप इसके आंसर किसी पेपर पे दोगे। ठीक है, पेपर पे इनके आंसर दोगे और इस पेपर की पीडीएफ बना के आपको कॉलेज में सबमिट करनी है। कॉलेज में जैसे भी आपके कांटेक्ट नंबर है किसी के भी, जैसे अनिल जी सर के हैं, तो अनिल जी सर के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। मैं वहां से सर के पास से ले लूंगा और आपके आंसर शीट मेरी आंसर शीट से मिलाए जाएंगे कि ठीक है आपके सही है या नहीं है, आंसर चेक किए जाएंगे और आपको वहां से ही उनके आंसर मिलेंगे। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर था पीडीएफ के अंदर वो 15 नंबर का ही था, तो आप इसमें से कितने नंबर ला पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 15 नंबर में से आप कितने नंबर लाते हैं। और इसके आंसर आपको देने ही होंगे, कैसे भी दो, लेकिन जल्द दोगे तब ही। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है कि आप क्लासें नहीं ले रहे हो, वो मैंने नेक्स्ट टाइम भी जो लास्ट टाइम भी कहा था कि आप क्लासें नहीं ले रहे हो और अभी भी कह रहा हूँ कि आप क्लासें नहीं ले रहे हो। अगर आप क्लासें नहीं लोगे तो आपकी जो अटेंडेंस है, जो प्रेजेंस है, वो शॉर्ट कर दी जाएगी, एब्सेंट लगा दिए जाएंगे यहाँ पे, और जिसके कारण आपकी 75% जो अटेंडेंस नेसेसरी होती है एग्जाम में बैठने के लिए ये डिक्रीज हो जाएगी और आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। इसीलिए ही तो अभी जो ऑनलाइन क्लासेज या डिजिटल क्लासेज लेने का जो सार्थक या जो अर्थ जो
कारण है वो यही है कि आपकी जो 75% है वो किस प्रकार से प्रेजेंस की परसेंटेज किस प्रकार से 75 रहे। इसलिए सभी की ऑनलाइन क्लासें इसीलिए स्टार्ट की गई है। और आप क्लासें नहीं लोगे तो आपकी एब्सेंट हो जाएगी, जिसके कारण आप क्लास एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्लासें लोगे। और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि अभी जो क्लासें हो रही है ये कॉलेज ओपन होने के बाद जब आपकी कॉलेज के अंदर क्लासेस लगेगी तो इन क्लासों का वहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं होगा, कोई भी टॉपिक। हाँ, ये इतना हो सकता है कि जो आपको इन क्लासों के अंदर जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जो शब्द या जो जैसे अपन बात करें केमिकल स्टोरेज यहाँ पे समझ में नहीं आया तो वहाँ पे इस मैटर के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन पूरी प्रॉन कल्चर के ऊपर क्लास वहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आप ऐसे भ्रम में रहते हो कि अगर अपन कॉलेज स्टार्ट होगा तो ये वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके एप्लीकेशन पे जो भी क्लासेज अपडेट हो चुकी है वो क्लासेज वापस नहीं होगी। ठीक है।